बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामर मैं हूं सैयद आसिम रजा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और खबरगर में हम आपको बाखबर रखते हैं बहुत सारी चीज़ों से, ख़ास तौर पे वो मामला जो कि आपकी और आवाम की ज़ात के साथ जुड़े होते हैं। और जिसमें हम इस वक्त बात करें तो आईएमएफ की एक तलवार, और जिसको हम एक लॉन्ग टर्म पैकेज की बात कर रहे हैं या प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमें बार बार उस पर जाने की जरूरत क्यों आती है? फिर कर्ज मुकाओ मुल्क संवारो वाली बात आ जाती है, उसकी भी बातें सुनने के आ रही हैं, बाज़गश्त हो रही है। पहले भी हुआ था पाकिस्तान में ये काम, और उसके बाद आज तक लोग ढूंढते हैं कि जी वो पैसे और वो अकाउंट और वो डॉलर कहाँ गए जो उनसे लिए गए, कर्ज क्यों नहीं उतारा जा सका। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम को और जिसे कहते हैं परेशानियों में इजाफा कर रही हैं। परेशान तो क्या, मैं कहता हूँ परेशानी तो एक छोटी लफ्ज है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है, टैक्सेस में इजाफे की बात की जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसमें लीकेजेस 800 अरब से जायद, जिसको आज से 8 साल या 5 साल पहले खुद माना गया था कि 800 अरब जो है लीकेजेस होती हैं, यानी जमा होता है और गायब हो जाता है। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसको बेहतर कैसे किया जाएगा, सर्कुलर डेट को कैसे कम किया जाए, गैस और बिजली की और वो कंपनी का जो बर्डन आपके ऊपर सर्कुलर डेट की सूरत में चलता जाता है। मजे की बात, उनके बैंकों से किया जाता है और उन्हीं किया जाता है। और इस तरह एक ना शुमाइल दाऊद साहब के साथ मौजूद हैं, माहिर इकोनॉमिस्ट हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। खुशामद कहते हैं शुमाइल दाऊद साहब आपको हम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे सवालात अपने ओपनिंग में, अपने इब्तिदाइया में बयान किए, और मैं फर्दन फर्दन इसके बारे में आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले आईएमएफ की जो कंडीशंस और मजीद सख्त होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास बैगेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, मकरूज हम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और कर्जा लेने के लिए हर तरह की शर्त मंजूर करने के हम इस वक्त ख्वाहिशमंद है। सूबों के हवाले से भी एनएफसी अवार्ड की बात हुई, जिसपे इतराज तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मार्का कैसे देख रहे हैं कि शरायत और पैकेज इसको कह रहे हैं कि ये कुछ थोड़ा सा तवील होगा, ये प्रोग्राम जो होगा, इसकी शराइत के बाद क्या हालात होंगे मईशत के? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आजम साहब, जो सबसे बुनियादी चीज़ है समझने की कि हम जो शरायत की बात करते हैं और वो एक एक्सटर्नल थ्रेट है जो हमें एक बैड गाय के तौर पे नजर आता है और हर बंदा उसको बड़ी इस तरह से देखता है। दरअसल ये एक लेंडर है जिसका काम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, जिसका मकसद यही है कि जब आपको कोई दुनिया में और जो कर्जे देने की जो जगह हैं वो कम पड़ जाएं या नाकाफी हो या वो आपको ना दे रहे हो, तो ये एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है जिसके पास आप जाते हैं। और हम 24th प्रोग्राम में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी पिछली ये जो आखिरी जो कंडीशनलिटीज की बात हो रही है, आखिरी रिव्यू हो रहा है, इसके बाद अगले कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं कि जो अगला प्रोग्राम है, आने वाला जो बजट है, इससे पहले ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आखिरी ट्रांच हमें मिलेगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो हम्म। बात जो समझने की बुनियादी जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली 76 ईयर्स में से मेजॉरिटी टाइम जो है इन आईएमएफ प्रोग्राम्स के तहत चलता रहा है। और गुज़िश्ता दिहाइयों में जो हमने काम करने थे, अपने आप को दुरुस्त करना था, अपने फिस्कल यानी एक्सपेंडिचर्स को, अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को, अपने पूरे मुल्क की यानी कि जो निज़ाम है, गवर्नेंस है, जी जी। उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को ओवरलुक किया है। और उसका नतीजा ये है कि वो जो काम होमवर्क जो हमने नहीं किया था, वो सारे का सारा वो अब इकट्ठा हो चुका है। और उसका जो क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको जब वो करेक्शंस या डिस्टॉर्शंस हैं, डिविएशंस हैं, उनको जैसे ही वो करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन के तहत, इस लेंडर के साथ जो हम मुंसलिक रहते हैं, तो वो लोगों के ऊपर वो बर्डन पड़ता है, वो काम जो गुज़िश्ता दिहाइयों में नहीं हुआ। इसी सही है। नतीजे से जो सब्सिडीज और तमाम चीजें हैं वो जब रिमूव होती हैं तो वो महंगाई की सूरत में लोगों की जिंदगी मुश्किल और अजीरन होती जा रही है। तो ये एक प्रीएम्बल है। फिर हम आप जैसे जैसे आप डिस्कशन करते हैं तो वी कैन गो टू द स्पेसिफिक्स, लेकिन ये एक जनरल प्रेमिस है जिसकी वजह से हम इससे निकल नहीं सक पा रहे कि हमने अपना होमवर्क, अपना घर, अपना दुरुस्त दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अभी खड़े हैं। और उम्मीद यही है कि इस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, चाहे हम एक्सटर्नल थ्रेट है या ऐसे ही कि एक टीचर है, एक क्लास टीचर है और वो आपको मजबूर कर रहा है
कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो क्या पाकिस्तान इस दफा अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, जो आने वाला प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। और सवाल फिर दाऊद साहब उसके यहाँ बाद पे क्या तो हमारी वो सिम। बस नजर आए जो मुनीर नियाजी साहब कहते हैं कि जी कि उंज भी रावा औखिया सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे जी। लोग भी डाडे सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बात वही है कि हमारी पॉलिसीज जो हुकूमतों ने अपने वोट बैंक के लिए या नोट बैंक के लिए की, माजी की ऐसे ही। हुकूमतें ने, उन्होंने जो आईपीपीस के मुआहदे किए 80% तो हमें उनका अदायगी करनी है, चाहे वो चलें या ना चलें। आज भी आप डाटा उठा के देख लें तो उसमें से 15% भी काम नहीं कर रहे, जिनसे काम लिया जाता है वो मैक्सिमम 15% है या 20% है। लेकिन लाइबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिन जिन किए उनको 80% उनके एग्रीमेंट का आपने पे करना ही करना है। देखिए, हमने कोई भी मुआहिदा करते वक्त जब अपने अपने मुल्क को देखना है, अपने आवाम को देखना है, अपनी पेइंग कैपेसिटी को देखना है, वो मुआहिदे अगर गलत किए हैं तो अब उन मुआहिदों से हमें खारिज होना है। और आई थिंक आईएमएफ भी अब ये पुश कर रहा है कि आप उन हम्म, मुआहिदों के साथ रीनिगोशिएट करें या उनसे हम्म, बाहर निकलें, ताकि आपको वो जो आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो रहा है, और वो सर्कुलर डेट का जो पहाड़ है, उसको पिछली भी इंटरिम गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, उससे पहले पीडीएम गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, लेकिन वो अभी बढ़ता जा रहा है। वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए, वो इतना बड़ा है। और वो लाइबिलिटी को अब पूरा करना आईएमएफ प्रोग्राम के तहत वो कैसे होगी? वो यही है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, जो सार्फिन पे करने वाले हैं उनके ऊपर आप वजन डालते जाएंगे। एक तो नेचुरल एस्केलेशन है, जो कि महंगाई है या जो भी फ्यूल्स की कॉस्टिंग है, वो एस्केलेट कर रही है। और फिर आपको जो इनडायरेक्टली मुख्तलिफ तरीकों से जो टैक्स इकट्ठा करना है, वो ये तमाम चीजें मिलके जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको ठीक कैसे करना है? जाहिर बात है, आपको वो प्रोग्राम्स को बंद करने की जरूरत है, रीस्केड्यूल करने की जरूरत है, रीनिगोशिएट करने की जरूरत है, फ्यूल को तब्दील करने की जरूरत है। जो लाइन लॉसेस जो कि डबल डिजिट्स में पूरी दुनिया में, आई थिंक हमारे को लाइन लॉसेस की भी जो हर चीज के अंदर हम वर्स्ट अशारिये के अंदर हैं, तो वो हम्म, अगर 23% के करीब लाइन लॉसेस हैं, वो उसको मतलब किसी सेंस में लाने की जरूरत है। जो ग्लोबल एवरेजेस हैं वो 10% या उससे नीचे हैं, तो उसको 8%, 6%, मतलब वो समझ आती। तो वो ऐड ऑन हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है। ये तमाम चीजें गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए कि मैं आज लोगों को खुश कर दूं, आज उनकी हम्म, जो है कि अपना वोट बैंक को पक्का करूं। तो अब ये है कि जितने भी पॉलिटिकल यानी कि लोग हैं, उनको ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है कि अब किसी के पास भी कोई ऐसी मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसकी मदद से वो आपको अचानक एक रात में जो है ठीक कर देंगे। ये अब सबको इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा एज अ कंट्री, और फिर ही हम इन चीजों को दुरुस्त कर सकेंगे। तो फिर आने वाली दिहाइयां शायद सहल हो सकेंगी, लेकिन आने वाला 1 साल, 2 साल या इवन 5 साल मुझे मुश्किल ही लगते हैं, आसान नहीं लग रहे। तो मैं तो सब इसमें एक चीज ये भी आती है कि पाकिस्तानी अवाम जो है हमेशा अवाम के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए जिसपे तमाम सब्सिडीज को आईएमएफ बड़े कैटेगोरिकली कह दिया कि उनका खात्मा। ये अभी जिस तरह जिसके हवाले से या आईपी के वो बैकलॉग्स या बैगेजेस जिनको अभी सर उठा के थक गए, हमारी कम उठना शुरू हो गई है, उनके खात्मे के लिए भी बात की जा रही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर आप देखें तो हर पाकिस्तानी हर चीज की खरीदारी के ऊपर दे रहा है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है डॉक्यूमेंटेड टैक्स इकोनॉमी के हवाले से अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो कि एक बहुत बड़ा जरिया है पेट्रोल, बिजली, गैस और हर अशिया खुर्दनोश की चीजों के ऊपर, माचिस से लेकर जहाज के ऊपर लगाते हैं, ये अगर कोई दे पैसे दे रहा है, समझते हैं कि इससे होने वाला जो जमा शुदा है जिसमें लीकेजेस हुई, एफबीआर चेयर में वजीर खजाना भी बात करते रहे, तो आज भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इतना टैक्स कलेक्शन के बाद फिर भी हम अपने जरूरियात पूरी ना कर सकें। देखिए, अगर देखा जाए तो टैक्स तो आप देखें हर बजट के अंदर एक नई हद क्रिएट होती है। अब 9 खरब से ज्यादा है जो इस दफा कलेक्ट करना है, अब आखिरी हम सेमाई की तरफ जा रहे हैं। तो वो टारगेट पूरे भी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हो जाते हैं, कभी कभी रह जाते हैं।
तो टैक्स कलेक्शन बड़ी जरूर है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन में अभी भी हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो को जब हम उसका मवाजना करते हैं तो हम दुनिया के लोअर साइड पे 10% से कम है। हम्म। इनडायरेक्टली फिर आवाम से जो टैक्स लेते हैं वो फिर उसका यानी बर्डन सब पे पड़ता है। वो जाहिर बात है, पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम गुजरा है, ये बदती इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से ये कुछ रेशियोज बेहतर हुए हैं। हम्म। लेकिन होना यही है कि आने वाले वक्त में इसको रैशनलाइज किया जाए। सेल्स टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन सेल्स टैक्स 18% तो बहुत ज्यादा है। इसको सिंगल डिजिट की तरफ लाया जाए, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है कि उसी सूरत में होगा कि हमारे सेगमेंट यानी हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कंज्यूम तो कर रहा है, यानी वो जीडीपी का हिस्सा भी है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है और उसको गर्म भी कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, रिटेल है, रियल एस्टेट है, वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। वो इनपुट आउटपुट का कुछ ना कुछ और वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो अर्न नहीं कर रहे टैक्सेशन की मद में एक्सचेकर को। नतीजतन एक्सचेकर के पास जो वो खला है फिजिकल, वहां पर एक स्पेस रह जाता है और वो खुद कैसे करते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डेट बोरोइंग से, डेट लेने से। और फिर वो डेट की जारी बात है आपको रियल जब उसकी इंटरेस्ट रेट की वो बढ़ती जाती है वो आप मुश्किल, तो ये एक विशियस सर्कल है। फिर ट्रेड की आप ये देखें कि हम अब दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम्म। अब हम एग्रीकल्चर सोसाइटी होने के साथ हमें जरूरत है कि हम ऑफसेट करना शुरू करें और वो ट्रेड डेफिसिट को जीडीपी कम अज कहाँ कम देख हम रहे हैं आप पाकिस्तान की? क्योंकि कहा जाता है जब भी आईएमएफ से आप लोग बेल आउट पैकेज लेते हैं, पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात के ऊपर अग्रीड है कि आपकी ग्रोथ रेट 1% से ऊपर नहीं जाती, मैक्सिमम आपकी 2% पे हो सकती है। अगर आपने बहुत बड़ा कोई छलांग मारी टैक्स नेट में, आपने बिल्कुल लिया, तो बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं जीडीपी को? और जरूरियात मुल्क की बढ़ती जा रही है। देखिए, यही एक्चुअली अब चैलेंज ये है कि हमने अपने आप को एक ऐसे कॉर्नर में फंसा लिया एज अ कॉम कि हमने, अगर हम अपने ग्रोथ रेट को 5-6% की तरफ ले जाएंगे तो हम दिवालिया होने की तरफ इसलिए चले जाएंगे कि हमारी तमाम चीजें जो एक्सपोर्ट से ताल्लुक है वो इंपोर्ट लेड है, हम कंज्यूम जो कर रहे हैं वो इंपोर्ट लेड है। तो हमें इसको, अगर हमें ग्रोथ को बढ़ाना है जीडीपी की, क्योंकि हम 2.5% की आबादी जो है वो ग्रो कर रही है, उसकी नीड्स है, तो उसी सूरत में हो सकता है कि हम ऑफसेट करें। सो अब दुनिया के हम सबसे बड़े खुर्दनी तेल के इंपोर्टर हैं, तो हमें अब तेल की प्रोडक्शन यहाँ करने की जरूरत है। तेल की कंपनियां तो हैं, लेकिन वो तेल रॉ फॉर्म में, अनफिनिश फॉर्म में मंगवाती हैं और उसको यहाँ फिनिश करके बेचती हैं। तो हम सनफ्लावर यहाँ लगाएं, हम ऑलिव का यहाँ पे प्रोडक्शन करें, हम यहाँ की अपनी खपत करें, हम दालें और एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट ना करें बल्कि यहाँ प्रोड्यूस करें, पर हेक्टर जो यील्ड है उसको बढ़ाएं। अच्छा, अब ये है कि हम इसको किस तरह हम कहते हैं, हम किसान को जी हम सब्सिडी दे रहे हैं फर्टिलाइजर के जरिए। ये अब वो फर्टिलाइजर जो है वो हम जब प्रोड्यूस करते हैं और सब्सिडाइज करके गैस देते हैं, वो फर्टिलाइजर यहाँ से स्मगल हो जाता है, सेंट्रल एशिया चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, क्योंकि वो हम हम्म। सस्ता दे रहे होते हैं। तो हम जो सब्सिडी देते हैं वो गरीब तक नहीं पहुंच पाती, फार्मर तक नहीं पहुंच पाती। वो रीजनल सतह पे आप देखते हैं तो वो प्रोड्यूस जो है, वो प्रोडक्ट जो है वो वहां चली जाती हैं। तो अब इसी वजह से टारगेटेड सब्सिडीज के बारे में बात हो रही है और जो ब्लैंकेट सब्सिडीज है उनको रिमूव करने के बारे में बात हो रही है। और उसके साथ साथ आपको ऑफसेट करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कम से कम स्टेप्स वो उठाएं। तो एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूस में और इंपोर्ट के अंदर हम उन चीजों को ऑफसेट करने की कोशिश करें लोकल प्रोडक्शन के जरिए, और उनको इनहेंस करने की कोशिश करें। कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उस कैपेसिटी इनहेंस करने की जरूरत है, उसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। रीजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, मुख्तलिफ जो इदारे बने हुए हैं, बेतहाशा इदारे हैं, हजार हजार लाखों लोग काम करते हैं, उनको उनके दफ्तरों से निकालें, उनको काम से लगाएं, और अगर वो काम नहीं कर सकते तो उनको ले ऑफ करें। तो हुकूमत को अपना फुटप्रिंट कम करने की जरूरत है। हुकूमत डिस्पाइट ऑल ऑफ द इंक्रीज इन इनपुट, ठीक है वो कम है, को इस शॉर्ट टर्म में ब्रीदिंग स्पेस के लिए हुकूमत को मेरे हिसाब से सीरियस लेवल की कट डाउन करने की जरूरत है, मिनिस्ट्रीज को मर्ज करने की जरूरत है, हमें ले ऑफ करने पड़ेंगे। जब हम लोगों को ले ऑफ करेंगे तो लोग कहेंगे कि वो ये गरीब लोग हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने वे करना है। एक तरफ हम्म।
हमारे 25 करोड़ अवाम है, हमें उनको देखना है या हमें चंद हजार लोगों को देखना है, तो हमें 25 करोड़ अवाम को फौकियत देनी होगी। यही प्रायोरिटी सेटिंग होती है। और इसी में आपको एम्पैथी और सिंपैथी की बजाय आपको एक प्रैग्मेटिक और मुल्की लेवल के ऊपर और बका के लिए और सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखना होता है। इसी को प्रायोरिटी सेटिंग को ही इकोनॉमिक डिसीजंस कहते हैं। और इसको आप इमोशंस की बेस पे नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर और लॉन्ग टर्म अपने मुल्क के लिए और बका के लिए और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बिग एलिफेंट्स हैं, जो अपने आप को छुपा लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुप जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करना होगा। प्रोटेक्शनिज्म गुर्बत के नाम पे, प्रोटेक्शनिज्म इंस्टीट्यूशन के नाम पे, जब ये खत्म करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे और मेरिट की बात और ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे फैसला करेंगे और प्रेशर लेंगे हमारे डिसीजन मेकर्स, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी अपरेटस, तमाम लोगों को अब ये प्रेशर लेना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है मुल्क की। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अब ये मेरिट के ऊपर करना पड़ेगा, वरना ये जो साइकिल है, ये साइकिल कभी भी किसी न किसी जाके जगह पे रुक सकता है, जो कि हमने गुज़िश्ता 2 साल में देखा कि हम तकरीबन डिफॉल्ट के करीब थे। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम उससे वापस ना मुड़ सके। तो उस अपने प्रोग्राम पे आप ये एक खतरनाक सूरत है उसका पढ़ने वाला वो जो वहां पर सवाल किए गए, IMF की बात की गई। मैं